सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। आशा है कि आप सभी अपने अध्ययन को सुचारू रूप से बहुत ही सरलतम माध्यम से इस YouTube चैनल पर पढ़ रहे होंगे। आप सभी के कमेंट्स मिल रहे हैं बहुत अच्छे। इससे उत्साहवर्धन होता है। ऐसे ही स्नेह और समर्थन करते रहिए जिससे एक उत्साह बना रहे और आपके और अपने सभी का एक अध्ययन का जो प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलता रहे। लेक्चर शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी सूचना आपको ये देना चाहूँगा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में पीजीटी विषय को लेकर शिक्षा शास्त्र की वैकेंसीज आई हुई हैं उत्तर प्रदेश में। तो हम सभी इस संदर्भ में रात्रि में लगभग 10:15 बजे 10:15 पर हम सभी लाइव आकर के लाइव क्लास चलती है आपकी शिक्षा शास्त्र पीजीटी को। तो जो साथी पीजीटी से शिक्षा शास्त्र विषय से देना चाहते हैं वो साथ में आ सकते हैं और वहाँ पर हम सभी अध्ययन करेंगे पूरे टॉपिक वाइज एक एक सिलेबस के एक एक विषय को पढ़ते हुए और जितनी तैयारी हो सकती है अधिकतम वो करने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे किस प्रकार से बैच बनता है। अच्छा भाई, तो इस लेक्चर में हम सभी अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, ये एक सीरीज अलग चलती रहेगी। एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी का एक भाग अलग चलता रहेगा और वो विषय का बैच अलग चलता रहेगा। ठीक है, तो इसके वीडियो की श्रृंखला भी ब्रेक नहीं होगी क्योंकि देखिए कुछ टॉपिक्स तो सेम है परंतु यहाँ की जो व्यापकता है एनटीए नेट जो एजुकेशन के सिलेबस का जो विषय वस्तु है वो काफ़ी व्यापक है और पीजीटी एजुकेशन में सिर्फ 4 यूनिट हैं और उन 4 यूनिट से ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो वो उसका एक अलग सीरीज रहेगी और इसकी एक अलग सीरीज रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बात हम सभी ने अपने इस लेक्चर सीरीज में अभी हम शैक्षिक अनुसंधानों का अध्ययन कर रहे हैं। शैक्षिक अनुसंधानों का अध्ययन करते हुए अर्थ महत्व प्रगति क्षेत्र और उसके प्रकारों का अध्ययन करते हुए पिछले लेक्चर में हम सभी ने हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ा था, ऐतिहासिक अनुसंधान देखा था। कई बार बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में। तो ऐतिहासिक अनुसंधानों का अध्ययन करते हुए हम सभी दूसरा वर्णनात्मक अनुसंधान के बारे में भी पढ़ चुके थे। ऐतिहासिक अनुसंधानों में हम सभी ने समझा था कि हम अतीत की घटनाओं का वर्तमान समय में उनकी क्या प्रासंगिकता है इसका अध्ययन करने के लिए हम ऐतिहासिक अनुसंधान करते हैं। तत्पश्चात हम सभी ने देखा कि वर्तमान समय में घटित हो रही घटनाओं, प्रक्रियाओं और उद्देश्यों के निर्माण के लिए हम कौन से अनुसंधान करते हैं। तो उनको हमने कहा कि हम वर्णनात्मक अनुसंधान वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं का अध्ययन करने के लिए करते हैं। तब उसको पढ़ते हुए हम सभी लोगों ने सर्वेक्षण अनुसंधान का भी अध्ययन किया था और वर्तमान समय में घटित हो रही घटनाओं का अध्ययन करने के लिए विभिन्न पद्धतियां संचालित रहती हैं, जिसमें से आज जिस हम कार्योत्तर अनुसंधान के बारे में या एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान के बारे में या घटनोत्तर अनुसंधान के बारे में जो आज डिस्कस करने वाले हैं ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। जो बातें परीक्षा की दृष्टि से वन लाइन में वो शब्द पूछे जाते हैं उनका भी मैंने प्रयास किया है कि आपको लिखकर सामने दिखा सकूं। तो चलिए देखते हैं। लेकिन ये जो घटनोत्तर अनुसंधान है या कार्योत्तर अनुसंधान है या एक्स पोस्ट फैक्टो है, ये आता किस कैटेगरी में है, वहाँ से हम शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वर्णनात्मक अनुसंधानों को हम सभी ने 3 भागों में बांटा था। एक कहा था सर्वेक्षण अनुसंधान, दूसरा अंतर संबंधों का अनुसंधान और तीसरा कहा था विकासात्मक अवधि। तो सर्वेक्षण अनुसंधान की सारी बातें पढ़ ली। अब अंतर संबंधों के अध्ययन के बारे में देखते हैं। कहा गया कि वर्तमान स्थिति के सर्वेक्षण के साथ साथ वर्तमान स्थितियों का जो सर्वे है उसके साथ साथ हम उन तत्वों को भी ढूंढने का प्रयास करते हैं जो घट रही घटनाओं के संबंध में कोई सूझ प्रदान करता है कि आखिर ये घटनाएं क्यों घट रही हैं। बात हुई क्या कि घटना घट रही उसका अध्ययन सर्वे हो गया। उसमें कोई भी आपको उसके अंतर संबंधों का अध्ययन नहीं बताना है। घटना घट रही है और जैसी घट रही है वैसा बता देना आपका सर्वेक्षण जैसा हो गया। ठीक है, परंतु वे घटनाएं क्यों घट रही हैं इनके पीछे भी थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है। तो ये जो अंतर संबंधों का अध्ययन जब हम करते हैं, इंटर रिलेशन जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि आखिर इन घट रही घटनाओं के पीछे के कारण क्या हो सकते
हैं और इन्हें ये 3 प्रकार से हम ये अंतर संबंधों का अध्ययन देखा जाता है। व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी करते हैं, व्यक्तिगत आलेख, जीवन वृत्त आलेख और राजकीय आलेखों का अध्ययन करते हैं कि आखिर ये घटना क्यों घट रही है, क्या ऐसी परिस्थितियां इन्हें बनती हैं। दूसरा प्रकार है कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन, कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी, या इसे हम कार्योत्तर या घटनोत्तर अनुसंधान की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा सहसंबंधात्मक अध्ययन या कोरिलेशनल स्टडीज। इसमें से, इन तीनों में से, ये जो 3 प्रकार हैं, इसमें से हम लोग केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे जब हम टूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे शैक्षिक अनुसंधान के उपकरण हैं, टूल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च या टूल्स ऑफ रिसर्च, किसी भी रिसर्च के वो टूल्स हैं, ठीक है, तो उनमें हम केस स्टडी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सहसंबंध या कोरिलेशन के बारे में हम लोग स्टैट्स जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम सभी लोग कार्योत्तर अनुसंधान या घटनोत्तर अनुसंधान के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कारणीय तुलनात्मक अध्ययन, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, या इसे हम कार्योत्तर अनुसंधान, या इसी को हम पश्चोन्मुखी अनुसंधान, या इसी को हम घटनोत्तर अनुसंधान, या इसी को हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं। क्या है ये? इस अनुसंधान में हम किस प्रक्रिया का पालन करते हैं, इस अनुसंधान के क्या गुण दोष हैं, क्या लाभ है, और क्या इस अनुसंधान को करने में सीमाएं आती हैं, क्या समस्याएं आती हैं, इन सभी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो ये जो कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च है, कारणीय तुलनात्मक अनुसंधान है, यह क्या करता है कि ये किस कैटेगरी में है? ये कैटेगरी वो है जहां पर हम घट रही घटनाओं के पीछे के कारण का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो घट रही घटनाओं के पीछे के कारण क्या हैं, इसके लिए जो भी घटना में सम्मिलित लोग हैं, ठीक है, कोई भी घटना के घटने का कारण क्या है, यह जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उस घटना में सम्मिलित लोग कौन से हैं। तो जो सम्मिलित लोग हैं या सम्मिलित समूह है, उन सभी को हम वेरिएबल्स कहते हैं, चर कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि कारणीय तुलनात्मक अनुसंधान में 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध की चर्चा के साथ साथ घटना की वर्तमान, इनका जो आपसी रिलेशन के साथ साथ घटना की वर्तमान स्थिति के कारणों पर भी हम दृष्टिपात यानी नज़र रखते हैं कि ये जो आपसी संबंध है, ये आपसी संबंध वर्तमान घटना के घटित होने में क्या भूमिका अदा कर रहा है। ये हम कारणीय तुलनात्मक अनुसंधान या कार्योत्तर अनुसंधान की श्रेणी में रखते हैं। कारणीय कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च को हम कार्योत्तर अनुसंधान अथवा पश्चोन्मुखी अनुसंधान, या इसे ही हम घटनोत्तर अनुसंधान भी कहते हैं। ये जो शब्द है कारणीय तुलनात्मक शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है? एक्स पोस्ट फैक्टो। किस शब्द से है? एक्स पोस्ट फैक्टो का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है आफ्टर द इफेक्ट। एक्स पोस्ट फैक्टो जो शब्द है उसका अगर अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो ये आता है आफ्टर द इफेक्ट, यानी घटना के घटित हो जाने के पश्चात, प्रभाव के उपरांत हम इस घटना का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो ये कौन सी घटना है, ये कौन सा रिसर्च है, ये कौन सी बातें हैं जो घट रही हैं, और हम उसका जो है कोई नाटकीय रूप या उसका प्रायोगिक अध्ययन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इन अनुसंधानों की प्रकृति ही इस प्रकार से होती है। कैसे? देखते हैं। कारणीय तुलनात्मक अनुसंधान में या तो घटना घटित हो चुकी है अथवा स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक शब्द लगा है, आप नियंत्रित परिस्थिति नहीं बना रहे हैं, ठीक है, अथवा स्वाभाविक रूप से घटित हो रही होती है, एवं अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र व आश्रित चरों का मापन करके किसी प्रभाव के कारणों को खोज करने का प्रयास करता है। स्वतंत्र चर वो होते हैं जिनमें हम कोई परिवर्तन करते हैं और उनके परिवर्तन का प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है वो उसका आश्रित चर होता है, ठीक है। अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये सब चीज़ें जो है वो स्वाभाविक रूप से घटित हो रही होती हैं और स्वतंत्र चरों का आश्रित चरों पर मापन हम देखते हैं कि आखिर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
इस प्रकार के अनुसंधान में स्वतंत्र चरों में हेर फेर या मैनिपुलेशन परिचालन करना संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसी लाइन का मैं इंतजार कर रहा था, तो आगे मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊं। इस प्रकार के अनुसंधान में स्वतंत्र चरों में यानी जिसमें में हेर फेर या यानी स्वतंत्र चर जिसके हम हमेशा क्या करते हैं कि हम स्वतंत्र चरों की स्थिति में परिवर्तन करते हैं और उसके परिवर्तन का हम आश्रित चरों पर प्रभाव देखते हैं। परंतु इस अनुसंधान की सबसे खास बात यही है कि हम स्वतंत्र चरों की एक्टिविटी में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं या करना ही नहीं चाहिए या करना पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की घटना में हम क्या करते हैं, प्रभाव की घटना घटने के पश्चात, जैसे इस प्रकार के अनुसंधानों में हम अध्ययन करते हैं कि शराब के सेवन के कारण एक्सीडेंट घटने की यानी जो दुर्घटना होने की संभावना क्या होती है, शराब का दुर्घटना के घटने पर क्या प्रभाव है, शराब, ठीक है, शराब का सड़क दुर्घटना पर पड़ने वाला प्रभाव, ये जो अध्ययन होता है, ठीक है, या धूम्रपान का बालकों के मानसिक विकास पर पड़ने वाला प्रभाव। तो इसमें आप ये बताइए, क्या आप किसी व्यक्ति को दारू पिला देंगे, पहले राउंड में कम दारू पिलाएंगे तब उससे गाड़ी ड्राइव करा कर देखेंगे, अच्छा उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा दारू पिला के तब देखेंगे, पता तीसरी बार और दारू पिलाएंगे, मर गया तब क्या करोगे? तो यहाँ पर क्या होता है कि ये पॉसिबल नहीं होता कि हम हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, जो हमारा स्वतंत्र चर है, उसमें हम कोई भी मैनिपुलेशन कर पाएँ, या ये नैतिकता के आधार पर सही भी नहीं है। नैतिकता तो बात छोड़ दो, अगर कहीं पता चल गया कि आपने दारू पिलाई है किसके लिए, अपनी रिसर्च के लिए, तो पुलिस भी पकड़ेगी और रिसर्च तो जेल में होगा फिर, ठीक है। तो इस प्रकार के अनुसंधानों की ऐसा भी हम नहीं कर सकते कि किसी लड़के को हम सिगरेट पिलाएं और दारू पिलाएं और उसके बाद उसके हम मानसिक विकास का अध्ययन करें, ठीक है। बस हम क्या करते हैं कि ये घटनाएं इसीलिए ऊपर लिखा हुआ था स्वाभाविक रूप से घट रही होती है, ठीक है। तो हम बस अवलोकन करते हैं, क्या करते हैं, इस कर्लिंगर कहते भी हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो स्वतंत्र चर या जो परतंत्र, ये जो घटन हो रही घटनाओं का हम अध्ययन सिर्फ किस प्रकार करते हैं, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं। फ्रेड एंड कार्नेगी की परिभाषा पढ़ भी लेते हैं। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कार्योत्तर अनुसंधान एक व्यवस्थित अनुभविक जांच है जिसमें अनुसंधानकर्ता का स्वतंत्र चरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। क्या होता है भैया, स्वतंत्र चरों पर हमारा कोई भी प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वे पहले से घटित हो चुके होते हैं या उनमें हेरफेर करना पॉसिबल नहीं होता है, संभव नहीं होता है या करना भी नहीं चाहिए। चरों के बीच संबंधों का अनुमान, चरों के वेरिएबल्स यानी शराब पीने का घटना पर पड़ने वाले प्रभाव, यानी चरों के बीच संबंधों का अनुमान स्वतंत्र व आश्रित चरों के सहगामी विचलन के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बिना लगाया जाता है, ठीक है। हम साथ साथ इसको अध्ययन करके नहीं देख सकते हैं, हम सिर्फ अनुमान लगाकर इन दोनों की बातों को ध्यान में रखते हैं। अब इस विधि का प्रयोग इस आधार पर किया जाता है कि किसी घटना अथवा परिस्थिति के उत्पन्न होने का कोई न कोई कारण अवश्य होगा। हम देख रहे हैं कि फला मार्ग पर दुर्घटनाएं अधिक घट रही हैं। अब हमारा अध्ययन का जो विषय वस्तु हुई, हमारा अध्ययन हुआ कि आगरा एक्सप्रेसवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का अध्ययन। कोई सामाजिक अध्ययन कर रहा है, ठीक है, सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र का व्यक्ति है, तो अब क्या वो सड़क पर खड़ा होगा, ऐसे तो होता नहीं है। साल भर की रिपोर्ट मंगाएगा कि एक साल में कितने घटित एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट इस यमुना एक्सप्रेसवे या आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हैं। उनमें से वह ये देखने का प्रयास करेगा कि कितने लोगों ने रैश ड्राइविंग यानी अनियंत्रित जो उनकी गति रही है उसके कारण उनके एक्सीडेंट हुआ। अब उसमें से ये देखेगा कि आखिर कितने लोगों ने शराब पी रखी थी उसके कारण उनकी दुर्घटना हुई, या किसी जानवर के आ जाने के कारण कोई घटना घटी, या अन्य कोई भी कई कारण हो सकते हैं मार्ग दुर्घटना के। तो
क्या है कि इस विधि का प्रयोग हम इस आधार पर करते हैं कि किसी न किसी घटना या परिस्थिति के उत्पन्न होने का कोई ना कोई कारण जरूर होगा। इतने अधिक एक्सीडेंट अगर इस रोड पर हो रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। मुख्यतः इस विधि का प्रयोग उन शोधों के लिए होता है जहां पर परीक्षण नहीं हो सकता या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम परीक्षण नहीं कर सकते। किसी को बहुत तेज ड्राइविंग करा कर देख लें, हमने परिकल्पना बनाई कि बहुत तेजी का रैश ड्राइविंग करने से एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट करवा दोगे, बचेगा आदमी कि मर जाएगा? तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता। इन शोधों में कार्योत्तर अनुसंधान या घटनोत्तर अनुसंधान का अर्थ यही होता है कि घटना के घटित हो जाने के बाद उनके प्रभावों का अध्ययन करना एक्स पोस्ट फैक्टो या घटनोत्तर अनुसंधान या कार्योत्तर अनुसंधान कहलाता है। जैसे किशोरों में अपराध प्रवृत्ति का अगर हमें अध्ययन करना है तो किशोर को हम अपराध कराकर थोड़ा ना देखेंगे, या मोटर दुर्घटना में शराब के कारण का अध्ययन करना है तो किसी भी ड्राइवर को हम शराब पिला करके उसके स्वतंत्र और आश्रित चरों पर हम कोई भी रिसर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये घटनोत्तर अनुसंधान की बातें हुई। क्या लाभ मिलता है इससे हम जो भी हमारे पास ये जो चर हैं, विभिन्न चर हैं, उनके बीच के आपसी सहसंबंध को हम जान लेते हैं कि आखिर जो सहचार्यात्मक संबंध है, जो एसोसिएटिव यानी जुड़ा हुआ है कि अगर ऐसा होगा तो फला काम जरूर होगा। ठीक है, तो इन ऐसे चरों के ऐसे एसोसिएटिव रिलेशन को हम समझ पाते हैं। हम जो भी हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उनकी रचना में हमें सहायता प्राप्त हो जाती है। माने कि हम जानते हैं कि यह अनुसंधान क्या है कि किसी भी घटना के होने के पीछे वो कारण मानता है, तो प्रायोगिक अनुसंधान कर सकते हैं। भविष्य कथन की भी क्षमता हो सकती है कि अगर हम आगे शराबबंदी करा दें तो इस रोड पर होने वाले एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। और हमने देखा कि भी एक पेपर में रिपोर्ट भी निकली थी कि बिहार में शराबबंदी के बाद सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 40% की कमी आई है। ये बहुत बड़ा कदम था। ठीक है, इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। परंतु समस्या क्या होती है कि हम इसमें कोई भी एक औपचारिक रिलेशन की हम बात नहीं कर पाते हैं। हमें अनुमान पर ये बात ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, और हमारे पास जो भी चर हैं जो घटना को घटित करने के पीछे कारित हो रहे हैं उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। और जब हम उस घटना को प्रायोगिक अनुसंधान सबसे अच्छा माना जाता है, तीसरा हम पढ़ने वाले हैं अभी, जब हम उस वैसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं कर पाते हैं तो प्राप्त हमारे निष्कर्ष हैं उनमें विश्वसनीयता की कमी का भी बनी रहती है। और काफ़ी कॉम्प्लेक्स ये स्टडी मेथड है, क्योंकि इसमें कोई भी बात एकदम से कह देना बड़ा पॉसिबल नहीं होता। और यहाँ पर हम रैंडमाइज्ड जो है उस तरीके का भी, मतलब रैंडमाइज्ड क्या, हम सैंपल सिलेक्शन का ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर किस अनुसंधान में हम जो भी हमारे सैंपल्स का जो सिलेक्शन है, किस अनुसंधान में हम सैंपल के रैंडम तरीके को अपना नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रयोज्यों के वितरण को यादृच्छिकरण या फिर रैंडमाइज आधार पर संभव नहीं कर पाते हैं। और हमेशा क्या है कि इसमें ये बात सदैव देखने को मिलती है कि असंगत चरों के प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बना रहता है। चर क्या है आगे के लेक्चर में हम लोग और अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस आधार पर हम कह दें कि सिर्फ शराब अगर बंद कर दीजिए तो सड़क दुर्घटनाएं बंद हो जाएंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। भविष्य कथन हम करते हैं लेकिन कोई वैज्ञानिक भविष्य कथन कह पाने में हम अक्षम रहते हैं। इस तरीके से ये हमारे कार्योत्तर अनुसंधान या घटनोत्तर अनुसंधान के बारे में चीज़ें थी। दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगे, ये पार्ट अलग चलेगा, पीजीटी का पार्ट अलग चलेगा। ठीक है, और भी आप सभी मैं समस्या यही पड़ती है कि मैं एक व्यक्ति हूँ, संस्था नहीं हूँ, तो सीडीपी के पार्ट भी या सीडीपी की जो आपकी तैयारी है उसको भी तैयारी कराने का काम किया जाएगा। जैसा कि आप सभी का निर्देश, जैसा कि आप सभी का कमेंट्स आते रहेंगे उस आधार पर व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा समय को। ठीक है, मिलते हैं तब तक अगले लेक्चर में, बने रहिए चैनल पर। तब तक के लिए भारत माता की जय।